हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड हमने जैसे स्टार्ट किया था। पता होगा कि एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी थी और चल भी रही है कंटिन्यू। हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, वो भी चल रहा है। करंट अफेयर की आपको क्लास में मिल ही रही हैं। टॉप 100 रिवाइज करा रहे हैं 1 ईयर का। तो ये सारी क्लासेस एक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर सिविल के लिए। ये सारी क्लासेस हैं और कम्प्लीटली हिंदी मेरी भी डेडिकेटेड है। तो आज हम लोग उसी सीक्वेंस में एंशियंट हिस्ट्री में क्या करने वाले हैं। मौर्यकालीन शासक जो रहे, हमने पहले वाले क्लास में क्या किया था कि मौर्य काल के बारे में जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं या जिन रिसोर्सेज से, चाहे वो साहित्यिक हो या राजनीतिक या धार्मिक, किसी भी तरह के रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हमें मौर्यन पीरियड के टाइम की क्या क्या बातें पता चलती हैं, सारी बातें क्लियर कर दी गई थी। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट एक्सेस करें। देन अब जो यहाँ पे बात है वो बात आती है कि मौर्यकालीन जो शासक रहे वो कौन कौन से रहे। तो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शासक देखेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आते हैं बिंदुसार, तो ज्यादा उनका इन्फ्लुएंसेस देखने को नहीं मिलता। उसके बाद अशोका, ठीक है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अशोका इम्पोर्टेंट हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य इम्पोर्टेंट हो गए, है ना, उनके बारे में जानेंगे और हर एक बात को क्लियर करेंगे। तो पहले अगर मौर्य कौन थे बातें करें तो उनके 3 मत देखने को मिलते हैं कि 3 स्टेटमेंट्स मिलती हैं, कि जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग जानकारी के हिसाब से मिलती हैं, कि अलग अलग स्रोत हैं तो अलग अलग बातें हैं। तो जो प्रथम है वो क्या है, स्पुनान महोदय बोलते हैं कि मौर्यों को पारसिक बताया है। क्या बताया है? पारसिक बताया है। ब्राह्मण साहित्य में शुद्ध बताया गया है। बौद्ध एवं जैन साहित्य में क्षत्रिय बताया गया है। तो यहाँ पे 3 मत हैं। अब तीनों मत कहीं ना कहीं अपने अपने रीजन पर वैलिड है, ठीक है। शूद्र वाला भी अपना रीजन पे वैलिड है, पारसिक वाला भी अपने रीजन पर वैलिड है, और बौद्ध साहित्य में, जो बौद्ध एवं जैन साहित्य में, क्षत्रिय वाला भी मत क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस में मौर्यों को निम्न कुल का बताया गया है, यानी वृषल कुल का, ठीक है। किसे बताया गया है? मौर्यों को निम्न कुल का बताया गया है। और अब अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये कहां से कहां तक देखने को मिलते हैं, 322 से 298 ईसा पूर्व, यानी 322 से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। और अगर इनकी उल्लेखनीय की बातें करें कि इनका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, इनका मेंशन कहाँ कहाँ पर है, तो जस्टिन ने, जो यूनानी लेखक है, एक आए जस्टिन, जस्टिन ने इन्हें सेंड्रो कोट्स कहा था। क्या कहा? सेंड्रो कोट्स कहा। और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रो कोट्स कहा है। अगर सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित करने की कोशिश की है या स्थापित किया है, तो ये भी बात याद रखनी है प्रीलिम्स फैक्ट में कि सबसे पहले सेंड्रो कोट्स, जो कि जस्टिन ने बताया, और एंड्रो कोट्स, जो नाम प्लूटार्क ने मेंशन किया, उनका जो समीकरण है, उनका जो रिलेशन है विलियम चंद्रगुप्त मौर्य से किसने स्थापित किया, तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। देन चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा गया है, तो ये भी याद रखना है। इसके शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण, दोनों के बीच हुई संधि का परिणाम क्या था, तो मेगास्थनीज नामक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। देन फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री हेलिना की शादी, देखो मैटर क्या हुआ कि जो है हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। और ये प्रथम इंटरनेशनल संधि बोल सकते हो, प्रथम इंटरनेशनल जो है विवाह बोल सकते हो, जो कि हुआ। आयु बात क्लियर होगी। तो सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए गए, तो ये भी एक ट्रीटी का हिस्सा था। तो ये बात याद रखनी है कि जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हुई थी, उसमें क्या क्या परिणाम निकल के आए थे। तो पहला बात, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है एक उन्होंने दूध भेजा। दूसरी बात, शादी हुई चंद्रगुप्त किसकी, जो हेलिना थी, ठीक है।
तो उसकी शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर देन सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए जाते हैं। ये 3 बातें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आई होप बात क्लियर होगी। अब देखो, अब अगर चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म देखे तो दिगंबर जैन का अनुयायी, राजधानी पाटलिपुत्र रही। ठीक है, तो ये आप कॉपी पे लेके बैठा करें, नोट डाउन किया करें साथ ही साथ। ठीक, तो दिगंबर जैन दिगंबर धर्म था, जो जो दिगंबर संप्रदाय था जैन धर्म का, तो उसके अनुयायी माने जाते हैं। और पाटलिपुत्र राजधानी रही। प्रथम जैन संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, हासन जिला कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति से इन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को त्यागा था। देखो संलेखना विधि है क्या, जब मैंने जैनिज्म पढ़ाया था तो उसमें संलेखना विधि को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। इसमें मैटर इतना होता है कि जो है एक इंसान क्या करता है कि अपने खाने पीने को त्याग देता है, और खाने पीने को त्यागने के बाद वो अपने प्राण को त्याग देता है। जो इस पद्धति से अपने प्राणों को त्यागने का चलन रहा जैन धर्म के अंदर, उसी को संलेखना मेथड बोला जाता है, संलेखना सिस्टम बोला जाता है। आई होप बात क्लियर होगी। अब अगर जो दूसरे शासक रहे बिंदुसार, अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्वी तक देखने को मिलते हैं। यूनानी लेखक स्ट्रेबो ने और अलिट्रोडस कहा है, ये ध्यान देना है, क्या कहा है, अलिट्रोचेट्स कहा है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर फिलिप ने इसका संबंध आमित्र घाट से स्थापित किया। बिंदुसार की माताजी का नाम बात करें तो दुर्धरा और पत्नी धम्मा ये शुभांद्रगी। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी। शासन काल में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर डायमेकस भारत आया था। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि सेल्यूकस निकेटर का भी जो दूत आया वो किसके टाइम पे आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। आई होप बात क्लियर होगी। लेकिन बिंदुसार के टाइम पे कौन आया, डायमेकस। कौन आया था, डायमेकस दूत बनकर आया था। और ये किसका दूत था, एंटियोकस प्रथम का दूत था, एंटियोकस फर्स्ट का दूत था। ठीक है, मिस्र के शासक का दूत जो आया था उसका नाम है डायोनोशियस। ठीक है, तो जो है 3 चीजें मांगी थी एंटियोकस प्रथम ने। पहली मांगी थी सूखी अंजीर, दूसरा मांगा था शराब, और तीसरा दार्शनिक। आई होप बात क्लियर होगी। तो अगर बात करें कि जो है बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी रहे, किस मत को मानते थे वो, तो मानते थे आजीवक मत को। ठीक, अगर इनकी मुख्य परामर्शदाता की बात करें, एडवाइजर की बात करें, तो पिंगल वत्सा जीव। क्लियर है, इनकी क्या रहे, मुख्य परामर्शदाता रहे। देन आते हैं उसके बाद अशोका द ग्रेट। तो इनका इन्फ्लुएंस कंपेयर टू अदर, चाहे वो बिंदुसार हो, चंद्रगुप्त मौर्य का तो अच्छा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन बिंदुसार का इतना इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता जितना अशोका का देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अशोका ने मोस्टली जितने भी महाजनपद थे, कितने 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद को अशोका ने जीता और एक अखंड भारत का सपना साकार किया। ठीक, लेकिन 16 में एक महाजनपद था कलिंग, जिसमें अशोका ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत खराब की और कलिंग को नहीं जीत पाए। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि अशोका ने जो संन्यास लेने की सोची या संन्यास लिया, वो एक कलिंग का ही वॉर था, जहां से अशोका क्या कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ठीक, तो अगर अशोका की टाइम पीरियड की बात करें तो 272 से 232 ईसा पूर्व, यानी 272 से 232 ईसा पूर्व। उपाधि की बात करें तो देवनाम प्रियदर्शी उपाधि थी। ठीक है, माता शुभांगी यानी चंपा राजवंश की ब्राह्मण कन्या थी। पत्नी की बात करें तो अशंधि मित्रा। क्लियर है। फिर बात करें कारुआ की, पद्मावती देवी विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी, तो ये इनकी पत्नियां थी। ठीक है, संतानों की बात करें तो पहले निसंतान, फिर तीवड़, फिर पुड़ाल, फिर आता है महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा जो होते हैं उन्हीं को अशोका कहाँ भेजा देते हैं, श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये बात भी याद रखनी है। ठीक, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना करते हैं। कलिंग का युद्ध और उसका प्रभाव 261 ईसा पूर्व में शासनकाल के 8वें वर्ष में देखने को मिला।
फिर कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के अनुसार कलिंग युद्ध के समय वहां का शासक कौन था? नंदराज था। ये भी याद रखना है कि जब कलिंग वॉर हुआ तो वहां पे शासक कौन था भाई? तो नंदराज था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार ब्राह्मण धर्म को अपनाने के पूर्व शैव धर्म का उपासक था अशोका। ये ध्यान देने हैं। चचेरे भाई सुमन के पुत्र नैग्रोध के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। हाँ, और बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता? उपगुप्त को जाता है। ये बात भी याद रखनी है कि उपगुप्त भी कब आए थे? अशोका के ही टाइम पर आए थे। और अशोका को जो है जो दीक्षा दी बौद्ध धर्म की वो किसने दी? उपगुप्त ने दी। ये बात याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देन बौद्ध धर्म के अगर विकास में योगदान की बात करें तो पाटलिपुत्र में तति बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विभिन्न प्रचारकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा गया और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है गढ़ और गढ़धर का, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है गढ़ बनाए और गढ़ों में एक एक मुखिया को नियुक्त कर दिया, यानी जिन्हें गढ़धर बोला गया, और उन्हें प्रचार प्रसार करने का जिम्मेदारी सौंपी गई। तो अगर श्रीलंका में बात करें तो महेंद्र संघमित्रा जाते हैं, जो कि इनके महेंद्र इनके पुत्र था और जो है पुत्री थी संघमित्रा। नेपाल में बात करें तो स्वयं चारुमती के साथ जाया जाता है, ये जाते हैं। ठीक है, बनवासी रक्षित, यमन देश महारक्षित, महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित और स्वर्ण भूमि सोने उत्तरा। तो ये बातें याद रखनी है। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय श्रीलंका का शासक कौन था? तिस्य था, जिसे प्रियदर्शी भी कहा जाता था। और धम्म शब्द कहाँ से मिलता है? राहुलोवाद सूत्र से मिलता है। ये भी बात याद रखनी है कि धम्म शब्द का उदय या धम्म शब्द कहाँ पर मेंशन है? तो है राहुलोवाद सूत्र। ठीक है, आयु बात क्लियर हो। अब अशोक के द्वारा बसाए गए नगर कौन कौन से हैं? तो नेपाल में एक है ललित पाटन। क्या है? ललित पाटन। कश्मीर में है श्रीनगर, वितस्ता या झेलम नदी के किनारे। ये भी लोकेशन याद रखनी है। जो श्रीनगर है वो किसका बसाया हुआ है? वो अशोका का बसाया हुआ है, जो कि वितस्ता या झेलम नदी के किनारे है। नेपाल में पुत्री चारुमती द्वारा अपने पति देवपाल के नाम पर देवपाटन नामक एक नगर की स्थापना की गई। तो ये भी याद रखना है। देन अगर अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो कुछ ग्रंथों के अनुसार कुणाल को जो है उत्तराधिकारी माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सुयंश को जो है उत्तराधिकारी मानते हैं। कुणाल अंधा था, अतः उसके स्थान पर संप्रति ने शासन किया। कुणाल के बाद दशरथ उपाधि ये भी प्रियदर्शी की लिए हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना होती है। तो ये याद रखना है कि जो मौर्यन पीरियड का अंतिम लास्ट एम्परर कौन थे? बृहदत्त थे। और बृहदत्त की जो है डेथ कैसे होती है? तो जो मौर्यन सेनापति हैं पुष्यमित्र शुंग, उनने हत्या कर दी थी 185 बीसी में, और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे क्या बोला जाता है? शुंग वंश कहा जाता है। ठीक, अगर मौर्यन कालीन सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की बातों में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलती है। जो मेगास्थनीज की इंडिका है और अर्थशास्त्र है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि जो है प्रशासन की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये भी बात पहले बताई जा चुकी है, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अर्थशास्त्र में शासन के जिस स्वरूप की बात की गई है वह वंशानुगत राजतंत्री है। कौटिल्य ने लिखा है, जो अर्थशास्त्र है वो किसकी है? कौटिल्य की है। कौटिल्य ने लिखा है कि विशाल साम्राज्य के शासन काल के परामर्शदात्री संस्था का होना अनिवार्य है। कौटिल्य शासन का भार मुख्यतः एक विशाल वर्ग पर था, ये बात वो मेंशन करते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करें तो एक होता है समाहर्ता, जो भू राजस्व वसूलने वाला होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता है। देन आता है सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष होता है। फिर आता है प्रशास्ता यानी राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला। फिर आता है अंतवार्षिक, राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान। फिर आता है दैवारिक, राजमहल का प्रधान अधिकारी जो होता है। फिर आता है अंतपाल, तो सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान अधिकारी होता है। फिर आता है दुर्गपाल, तो आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी होता है कि जो आंतरिक गतिविधियां होती हैं दुर्ग के अंदर उनका संचालन कौन करता था? दुर्गपाल करता था।
तो ये पता होना चाहिए, ये यहाँ से लेकर इंटरव्यू तक कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो ज्यादा न सही, लेकिन 4-4 5-5 तो पता ही होने चाहिए। अगर यूनानी इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते थे, जो कुछ प्रमुख हैं, जैसे शीताध्यक्ष, राज्य की कृषि भूमि का प्रधान अधिकारी, ठीक है, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी। अब देखो टकसाल क्या है, जहां पर सिक्के वगैरह छापे जाते थे, सिक्के वगैरह ढाले जाते थे, ठीक है। विविधाध्यक्ष, चारागाह का प्रधान अधिकारी। पौतोध्यक्ष, माप तौल से संबंधित। आंकड़ाध्यक्ष, खान का अध्यक्ष, ठीक है। आई होप बात क्लियर होगी। अगर सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो कौन सी प्रांत थी, और उस टाइम पे कितने प्रांत थे, 5 थे, ये ध्यान देना। अब ये कौन कौन सा था, उत्तरापद था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, फिर दक्षिणापद था जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, एक अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और एक मध्य प्रदेश या प्राच्य था जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, और कलिंग था जिसकी कैपिटल क्या थी, तोसली। तो ये 5 याद रखने हैं, और फिर इन्हीं से इनमें निकलते हैं हमारे 16 महाजनपद। तो ये बात ध्यान देनी है। देन प्रांत जिलों में विभक्त थे जिसे आहार या विषय कहा जाता था। जिले का शासक स्थानिक होता था, स्थानिक को कहा गया, ठीक है। मौर्यकालीन शासकों की न्याय व्यवस्था, 2 तरह के न्यायालय वहां पे स्थापित थे, एक था कंटक शोधक और एक था धर्मस्थानी। धर्मस्थानी जो था, पहला कंटक शोधक में क्या था, फौजदारी था, तो इसमें 3 आमत 3 प्रतिष्ठता थे, ठीक है। दीवानी में 3 आमत 3 धर्मस्थ थे, ये ध्यान देना है। जो कंटक शोधक था उसमें प्रतिष्ठा है, और जो है जो धर्म स्थी है वो उसमें धर्मस्थ है। तो नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। ये बात याद रखना है कि नगर न्यायाधीश को क्या बोला गया, व्यवहारिक महामात्र, और जो जनपद न्यायाधीश है उसे क्या बोला गया, रज्जुक कहा जाता था, ठीक है। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक था संस्था के बेसिस पर और एक होता था संचार के बेसिस पर। तो संस्था के बेसिस पर काम क्या था, एक ही स्थान पर टिककर गुप्तचरी करते थे, और संचार के बेसिस पर जो करने वाले थे वो भ्रमणशील थे, यानी घूमते फिरते रहते थे। तो ये बातें हैं। अब अगर इन्हीं में बातें हम सामाजिक जीवन की करें, सोशल लाइफ की, कि मॉडर्न टाइम पे सोशल लाइफ कैसी रही, तो वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है, और ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से कर मुक्त भूमि दान भी दी जाती थी, जैसे ब्रह्मदेव कहा जाता था या कहा जाता है। कौटिल्य ने 15 वर्ण संकर जातियों को उल्लेख किया है, जो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। अनुलोम विवाह उन्हें कहा जाता था जो उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से करता था, और प्रतिलोम विवाह उसे बोला जाता था जो निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से करता था। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है। तो कुछ वर्ण संकर जातियां कौन कौन सी रही, जैसे अगर देखा जाए ब्राह्मण, ब्राह्मण फादर हो और वैश्य पिता हो तो अम्बष्ट, वर्ण संकर जाति को क्या बोला जाता था, अम्बष्ट। अगर पिता ब्राह्मण हो माता शूद्र हो तो इन्हें क्या बोला जाता था, वर्ण संकर जाति जो थी वो होती थी निषाद या पौलकस, ठीक है। अगर फादर क्षत्रिय हो मदर शूद्र हो तो जो कॉमन वर्ण है वो कौन होता था, उग्र, ठीक है। अगर फादर शूद्र हो और मदर ब्राह्मण हो तो इसे बोला जाता था चंडाल, यानी सबसे निकृष्ट। ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की जो बुक है उसे क्या बोला जाता है, इंडिका के नाम से जाना जाता है। अभी जो 7 भाग हैं ये कौन कौन से हैं, तो पहला है दार्शनिक, कौन सा, दार्शनिक, फिलोसफर। देन उसके बाद आता है किसान, फार्मर, आहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 है। अगर स्त्रियों की स्थिति की बातें करें, ठीक है, वुमेन की, तो विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे। सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली, ठीक है। पेशल रूपदासी थी, ग्राहकों के मनोरंजन का कार्य करती थी। तो ये भी याद रखना है, क्लियर है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति को बहुत खराब नहीं थी। प्रवरण की अगर बात करें, प्रवरण होता क्या है, तो एक प्रकार का सामाजिक समारोह है जिसमें खान पान की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सारे टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि जो खान पान की व्यवस्था होती थी सामाजिक समारोहों में मौर्यन पीरियड पे, तो उसे क्या बोला जाता था, उसे बोलते थे प्रवरण, क्लियर है। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो व्यापारियों के काफिले को शार्थ हुआ कहा जाता था, ठीक है। वार्ता में क्या क्या बातें सम्मिलित थी,
ठीक है। जो जीविका का साधन थे वो थे कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। क्लियर है। अच्छी भूमि की आद्य मात्रा कहा जाता है, यानी बिना वर्षा की खेती। ठीक। मेगास्थनीज ने किसानों को सामाजिक वर्गीकरण में दूसरे स्थान दिया है। मौर्यकालीन आय के स्रोत के क्षेत्रों की बात करें तो दुर्ग और राष्ट्र, दो चीजें। तो दुर्ग क्या है, विभिन्न नगरों से होने वाली विभिन्न आय होती थी वहां पे। और राष्ट्र में अगर बातें करें तो जनपदों से होने वाली जो आय थी वो राष्ट्र को मिलती थी, जैसे राज की भूमि से, ठीक, और गैर राज की भूमि से। क्लियर है। तो जो राज की भूमि से मिलता था तो उसे सीता बोला जाता था, और जो गैर राज की भूमि से मिलता था तो उसे भाग बोला जाता, पार्ट बोला जाता था। अगर उदर भाग की बात करें तो उदर भाग कैसे बोला गया, तो पानी की सुविधाओं के बदले वसूल किया जाता था, उसे उदर भाग बोलते थे, टैक्स था ये। प्रलय कर की बात करें तो ये आपातकालीन कर होता था। सेतु की बात करें तो फलों को उद्यान औषधि से प्राप्त आय होती थी। ब्रज की बातें करें तो जो है पशुओं से होने वाली आय होती थी। ये सारी बातें याद रखनी। चाणक्य के अनुसार भूमि स्वामी को क्षेत्र तथा काश्तकार को उपवाद कहा जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान देनी। ठीक है। देन कुछ अगर अन्न कर की बातें करें कि अन्न कर कौन कौन से हैं, तो जो हमें अन्न कर पता चलते हैं वो है परिहीड़े। ठीक है। तो जो भूमि पर हानि के बदले लिए जाने वाला कर होता था। फिर अगर बात आता है पार्श्व की, तो व्यापारी से लिए जाने वाला कर। पिंड कर की, गांव से वसूल किया जाता था। निष्क्राम की, आयात व निर्यात पे जो कर होता था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, उसे निष्क्राम बोला जाता था। ठीक है। अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर जो था उसे बोला जाता था में, और नगद प्राप्त होने वाली आय को बोला जाता था हिरण। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। व्यापारिक मार्ग की अगर बातें करें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध मार्ग उत्तरापथ था। प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पुष्प कलावती से तामलुक बंदरगाह तक था ये। इसी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये ध्यान दो, ग्रांड ट्रंक रोड किस मार्ग को कहा जाता है, तो जो उत्तरापथ था, जो पुष्प कलावती से तामलुक बंदरगाह तक यानी तामलुक पोर्ट तक जाता है, उसी को क्या बोला जाता था, उसी को बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। अब अगर मौर्यकालीन मूर्तिकला की बात करें तो धौली की हाथी की तुलना में सांची और सारनाथ के सिंहों की शैली आडंबरपूर्ण है। ठीक है। यह छड़ियों की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध चामर ग्रहणी की मूर्ति है। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। आई वो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो तो आई होप की बातें कम क्लियर होंगी। तो पहले जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसे जरूर देखें, एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।